फिर आप लोगों के साथ क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का डिस्कशन करने वाला हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन प्रोसेस। और इससे पहले हम लोगों ने उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। और उससे पहले फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होती है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। बट इस क्लास में जो हम लोगों को डिस्कशन करना है, पार्टिकुलरली एक्सरसाइज 3.5 के बारे में डिस्कस करना है। और यहाँ पे एक अलग मेथड्स का डिस्कशन करना है जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये वास्तव में जो है ना, ये उसके सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करते होंगे तो वास्तव में जो उसका सॉल्यूशन आता है ना, वो ओनली डिपेंडेंट होता है उसके कोफिशिएंट, एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म पे। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपका एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट और आपका जो एक कांस्टेंट टर्म होता है वो कंप्लीटली रूप से इन्हीं तीन चीजों पे आपका सॉल्यूशन उस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यह है कि जब इस तीन चीजों पे डिपेंड करता है तो अगर मैं ट्राई करूं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को बाय स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करने का, स्टैंडर्ड मेथड का कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ले लूं और उसी को मैं सॉल्व करने का ट्राई करूं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अगर ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है तो मुझे इसकी सॉल्यूशन करनी है। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए दो तरीके से मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ दो मेथड्स का डिस्कशन कर चुका हूं, एक आपका बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस और दूसरा आप लोग का आता है एलिमिनेशन प्रोसेस। बट यहाँ पे जो मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वास्तव में वो क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई नई मेथड नहीं है। ये जो है ना, ये क्रॉस और ये मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों साइड जो है ना एक क्वेश्चंस का जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अगर मैं मान लिया कि एक मिनट के लिए मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूं, ये जो क्वेश्चन है आपका, मैं इसको आप लोगों को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके सिखा रहा हूं। दूसरे मेथड करने का मतलब एलिमिनेशन मेथड से। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट की तरह और इसको मैं इक्वेशन सेकंड की तरह ट्रीट करूं, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन प्रोसेस क्या बोलता है कि अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल y का वैल्यू ऑब्टेन करना चाहता हूं तो इस केस में मुझे x को क्या करना पड़ेगा, यहां से रिमूव करना पड़ेगा, या इसको उसी को हम लोग बोलते हैं कि यहां से आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, या आप अगर x से वैल्यू ऑब्टेन करना चाहते हैं तो y को आपको यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं सबसे पहले मान लिया एक मिनट के लिए अगर मैं x को यहां से रिमूव कर y का वैल्यू फाइंड करूं, तो सबसे पहले यहां पे क्या है कि x का कोफिशिएंट मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट मुझे सेम करना पड़ेगा। जैसा कि यहां से विजुअल है कि x का कोफिशिएंट आपका a1 है और यहां से आपका विजुअल है कि x का कोफिशिएंट a2 है। तो अगर मैं दोनों का कोफिशिएंट कम सेम करने का चाहूं तो डेफिनेटली रूप से आप बोलोगे कि a2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और a1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद की बात अलग आती है कि मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तब वो x यहां से रिमूव करेगा या कैंसिल होगी, या आप दोनों को सब, वो बात की बात है। बट सबसे पहला तो टारगेट आपका ये बनती है कि आप दोनों को कोफिशिएंट को सेम करें। तो मैं अगर यहाँ पे एज ए सिंबल लिखूं मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 a2 एंड इन इक्वेशन फर्स्ट बाय a1 और इक्वेशन 2 में मैं क्या करता हूं, a1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ईच अदर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अब देखिए मैं आपको एक ही लाइन में बता दूं कि इसको मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया। सब्ट्रैक्ट करने का वजह यह है कि अगर आपका ये यहाँ पे अगर इस a2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म अगर मैं बात करूं तो आपका क्या होगा, a1 a2x और ये वाला आपका टर्म क्या होगा, a1 a2x। तो इस केस में दोनों का दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का कैंसिल आउट होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो इसको रिमूव करना और मुझे चाहिए पहले क्या y। तो इसका मतलब अगर मैं y चाहता हूं तो मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा, ये रिमूव तभी होगा जब यहाँ पे एक साइन माइनस होगा, तो माइनस तभी होगा ना जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं a2 इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो आपका क्या होगा, a1 a2x प्लस a1 सॉरी a2 है ना, तो a2 से मल्टीप्लाई किया था इसमें, a2 से इसमें भी करेंगे तो a2 b1y प्लस a2 c1 या इसी को हम लोग c1 a2 भी बोल सकते हैं इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन जो है आपका माइनस में जो मैंने लिखा है, आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे माइनस है तो ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे
कि आपका पहले इसमें तो a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे a1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2x प्लस a1 b2 प्लस a1 या c2 a1 इज इक्वल टू 0, ये मेरी आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो डेफिनेटली रूप से आप कहोगे कि आप इसमें से अगर इस इक्वेशन को घटा देते हो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में अगर इक्वेशन सेकंड को घटा देते हो, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा कि आपको एलएचएस पार्ट को एलएचएस इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब एलएचएस पार्ट को फर्स्ट इक्वेशन के एलएचएस वाले पार्ट को सेकंड इक्वेशन के एलएचएस पार्ट से घटाना पड़ेगा, फिर आपका फर्स्ट इक्वेशन का जो आरएचएस पार्ट है उसमें आपका सेकंड इक्वेशन का आरएचएस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो इसका मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब अगर मैं कॉलम मेथड से सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आपका प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, आपका प्लस है तो माइनस, यहाँ से आपका एक्स क्या हो गया, एक्स वाले टर्म जो है वो कैंसिल हो गई। इस केस में आपको क्या मिल रहा है, इस दोनों टर्म में y कॉमन आ रही है, सॉरी y छूट गया, इसमें देख लिए आप यहाँ पे y कॉमन आ रही है, तो बच क्या रहा है a2b1 माइनस a1b2 और इनटू y इज इक्वल टू, ये अगर आपका इसको मैं अच्छा एक बार मैं यहीं पे लिख लूं, प्लस c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 0, ये मुझे आ गई। अगर मैं ऐसा करूं कि इसको मैं राइट में कर लूं तो यहां से आप लोग देखना क्या मिल रही है मुझे, सो आपका यहां पे मिल गया y बराबर c1a2, आपको y बराबर क्या होगा, अच्छा तो यहाँ पे आपने यहाँ से क्या मिला, आप लोगों को ध्यान से देखना कि आपको जो y बराबर मिल रहा है ये आपका उधर चली जाएगी माइनस, यहाँ पे आ गया c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाई, ठीक आपका आ रहा है a1b2, यहाँ पे क्या है ये देखिए आप लोग, ये आपका माइनस उधर चला गया, ये आपका c1 था ना, ये पूरे के पूरे एक टर्म के तरह ट्रीट करके मैंने राइट में कर दिया, और फिर आपका यहाँ पे भी है यही चीज, तो इसको आप यहाँ पे डिवीजन में लोगे तो क्या आ जाएगा a2b1 माइनस a1b2। अगर मैं ऊपर नीचे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाई, ये आपका इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, आपका प्लस से नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल गया a1b2 माइनस a2b1, ये मुझे मिल गया। सिमिलर वे अगर आपने पहले यहां से क्या ओपन किया y का वैल्यू, सिमिलर प्रोसेस से अगर आप x का वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो मैं ऐसा करूं, आप पहले सबसे पहले y का वैल्यू निकाले तो क्या मिला, अगर आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में y बराबर आपका मिलेगा c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, ये आपका सॉल्यूशन हो गया y का वैल्यू। फिर अगर मैं इसी इक्वेशन से इसको मैं मिटा लूं, इसी तरह से मैं क्या करूं कि अगर x का वैल्यू निकालना चाहूं यहां से, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो y के कोएफिशिएंट को सबसे पहले सेव करेंगे, y के कोएफिशिएंट को अगर सेव करेंगे तो यहाँ पे b1 है, यहाँ पे b2 है, तो डेफिनेटली रूप से इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं ऐसा कर लूं कि इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूं कि b2 इनटू इक्वेशन फर्स्ट माइनस b1 इनटू इक्वेशन सेकंड। अगर मैं ऐसा किया तो आपका इक्वेशन फर्स्ट जो आपको क्या मिल जाएगी, a1b2x प्लस b1b2y प्लस c1b2 इज इक्वल टू 0, और आप इक्वेशन सेकंड में अगर इसमें किए तो आपका क्या मिलेगा, a2b1 x प्लस फिर अगर आप इसमें b1 से मल्टीप्लाई किए तो b1b2 y प्लस b1c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो माइनस से माइनस हो जाएगी, फिर यहां से आप देख सकते हैं कि y वाले टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि b1b2y b1b2y, और इस केस में आपका x वाले टर्म में क्या बच रहा है, a1b2 माइनस a2b1 इनटू x इज इक्वल टू, ये आपको ये पूरा का पूरा टर्म एलएचएस में क्या बच रहा है, c1b2 माइनस b1c2 इज इक्वल टू 0, ये बच गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा टर्म जो होगा आपका राइट में जाएगी, राइट में जाएगी तो आपका यहाँ पे ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, तो इसका मतलब b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में तो आपका ये डिवीजन में जाएगी, तो ये आपका मिल गया a1b2 माइनस a2b1, ये निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का ट्राई किया बाय एलिमिनेशन प्रोसेस, तो हम लोगों ने x इज इक्वल टू a1 b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 एंड y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, हम लोगों ने ये आपका इक्वेशन ऑब्टेन किया। अब देखना, अगर हम लोगों ने ये x और y का वैल्यू निकाला तो अब इसमें थोड़ा सा एक और भी बात है, ध्यान से देखना आप लोग, इसमें क्या है कि अगर इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट पे हम लोग गौर करें, थोड़ा सा इसमें क्लियर करता हूं, फिर देखिए आप लोग, अगर मैं इस दोनों इक्वेशन के
स्टैंडर्ड फॉर्म पे गौर करूंगा तो यहाँ पे ये आपका क्या आ रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आपका सेकंड इक्वेशन जो मुझे मिल रही है वो आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आ रहा है। जैसा कि आपने x बराबर क्या निकाला, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपने निकाला b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। अब देखिए अगर इस दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो आपका ये क्या है, b1c2 ये y का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म माइनस b2c1 ये आ गया इसके न्यूमरेटर में। फिर आप y बराबर जो जानते हैं c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1, ठीक ये आ गया। फिर आप यहाँ पे ये चीजों ने लिखा आप लोगों ने। फिर मैं अगर इसके बाद की बात करूं तो इस चीज में आप लोग क्या बोल सकते हो कि अगर मैं इसको इस तरह से x और y का हमने निकाला, फिर यहाँ पे अगर अब यहाँ पे उसी तरह से y की बात करेंगे तो y की अगर बात करेंगे तो क्या आ रहा देखिएगा, पहले तो आपका x वाला ये पार्ट आ गया, ठीक। अब देखिए अगर मैं y की बात किया तो y के लिए क्या हो रहा, c1a2 c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। a1b2 भी यहां से भी आ रहा a1b2 माइनस a2b1। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि ये जो क्रॉस हो रही है ना, कहने का मतलब जो क्रॉस का साइन बन रहा है, अगर मैं इस चीज को ऑब्टेन करने का कोशिश किया जस्ट लाइक ए ट्रिकली मैं इसको इसके हेल्प से तो मैं ऑब्टेन कर रहा हूं कि आपका एक्स और वाई का वैल्यू ऑब्टेन हो जा रहा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी मुझे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, अगर मैं इस प्रोसेस से सॉल्व करता हूं इसके कोएफिशिएंट के हेल्प से, तो मैं वहां पे यूज करता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होती है यूजफुल तब ज्यादा अच्छी होती है जब उसकी कोएफिशिएंट, मतलब नॉर्मली हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ये उस टाइम और भी ज्यादा हम लोगों के लिए अच्छी होती है जब अगर आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपका जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है अगर आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, जस्ट लाइक अगर मान लीजिए कि x और y में आपका इक्वेशन है और उसमें आपका उसके साथ कोएफिशिएंट a और b का कॉम्बिनेशन दे दिया, या आपका a b c 3-4 वेरिएबल दे दिया, या आपका उसके जो कोएफिशिएंट्स है थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस दे दिया, तो उस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करें, काफी ज्यादा ये आपका हेल्पफुल रहेंगे और आप इजीली उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। तो अब ये बात आती है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे कैसे, ये बात आती है। इस फॉर्मूला को मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, मैंने तो यहाँ पे आपको ये क्रॉस का साइन देकर के बता दिया, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्लियर आपको नजर नहीं आ रही है। चलिए अब हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, याद रखना आप लोग, और ये चीज याद रखना। और जब कभी भी आप लोग वैसे एग्जामिनेशन में आप लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा तो बैक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें, वो आपको सॉल्यूशन करने के लिए देगा, चाहे आप उसको एलिमिनेशन मेथड से करें या आप सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से करें या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें। तो वहां पे कोई मायने नहीं रखती है कि आप किस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनको दे रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो मैक्सिमम आपका मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं आपका बाय एलिमिनेशन प्रोसेस से यूज करते हैं सॉल्व करना, बहुत कम बच्चे सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस यूज करते हैं और नहीं के बराबर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। तो देखिएगा फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, देखिएगा आपका इक्वेशन जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और सेकेंड इक्वेशन आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। अगर आपका x का वैल्यू निकालना है तो फटाफट पहले यहां से लेंगे y के कोएफिशिएंट से और यहाँ पे b1c2 करेंगे, b1c2 करेंगे, फिर आप यहाँ से b2c1 कर दोगे, माइनस b2c1 आ गया डिवाइडेड बाई। अब इसके बाद इसके डिनोमिनेटर की बात है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या करोगे, a1b2 करोगे माइनस इसके बाद a2b1 करोगे माइनस a2b1 करोगे। तो ये प्रोसेस है आपका x का वैल्यू निकालने के लिए। तो एक्चुअली आपको लगता होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट 5-10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर दोगे तो आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाएगी। चलिए उसके बाद y का अगर मैं बात करूं तो y वाला भी सिमिलर प्रोसेस है, देखिएगा। तो y वाला जो होता है ना, बहुत सारे टीचर अलग अलग ढंग से बताते हैं, मैं अलग ढंग से थोड़ा बताता हूँ क्योंकि चूज करने का वे मैं चाहता हूँ कि सही रहे, सेम डायरेक्शन में, तो बच्चों को प्रॉब्लम से नहीं होती है। तो y की केस में क्या करना है, मेरे तरफ से आप एक ऑलरेडी पहले माइनस का साइन दे देना, क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने एक माइनस का साइन दे देना, उसके बाद देखना, उसके बाद क्या करना है, ये आपका जो है देखिए, क्योंकि मेरा जो ऊपर वाला न्यूमरेटर का जो चूज करने का डायरेक्शन पहले इधर चलते हैं फिर मैं इधर चलते हैं ना, तो यही डायरेक्शन इसमें भी रहा तो हम लोगों के लिए ज्यादा फायदा रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पे एक नेगेटिव साइन जो है ना पहले से ले लिया। नेगेटिव साइन लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि y इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है आपका कि ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट में बता रहा हूं, देखिएगा
ये जो आपका पार्ट है ये आपका क्या है A1C2। तो आप अगर यहां से चूज कर लोगे A1C2 तो आप यहां पे लिख सकते हैं A1C2 माइनस, फिर क्या करोगे यहां से ये चूज कर लोगे A2C1, तो ये आपका आ जाएगा A2C1, ये आ गया डिवाइडेड बाई आपका नेक्स्ट जो आता है फिर डिनोमिनेटर का चीज सेम आ जाता है A1B2 माइनस A2B1। तो आई थिंक आप लोग यहाँ से क्या हो गया कि आपका क्लियर हो गया कि भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे यूज करेंगे। मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड करता हूँ हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर ये आ गया तो थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ इसको C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। तो ये जो हो गया आपका एक्स और वाई, ये आपका इस दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने इसको सीख लिया। अब क्या है कि इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। देखिए अब है कि मैंने आप लोगों के साथ एक बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उसमें से वो है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के नेचर ऑफ सॉल्यूशन का डिस्कशन, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में अलजेब्रिकली एज वेल एज मैंने आप लोगों के साथ ग्राफिकली डिस्कस किया था। ग्राफिकली मोर क्लियर आप लोगों के था, लेकिन आप लोग के कहने का मतलब टॉपिक में एक टर्म जो था नहीं इंक्लूडेड था, इसलिए मैंने उसका ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। बट मैं आप लोगों को हिंट कर दिया, आप लोग दिमाग में उसको मेमोराइज करके रखेंगे तो इससे क्या होगा, कि अगर आप उस बात को मेमोराइज करके रखते हैं तो उसका रिपीटिशन करने में जाओगा ना, जब आप क्लास 11th में या क्लास 12th में की टॉपिक को कवर करोगे, स्टडी करना शुरू करोगे, तो ये बात दिमाग में आपके आएगी कि ये पैरेलल का मतलब क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि व्हेन टू लाइंस बी पैरेलल टू ईच अदर इन दैट केस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन। तो उस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और व्हाट एवर टू लाइंस बी इंटरसेक्टिंग, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इन दैट केस देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, मींस दैट वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। और आपका तीसरा केस मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि अगर दोनों लाइंस ईच अदर ओवरलैप करे, ओवरलैप मींस दैट कोइंसाइड करे, तो उस केस में आपका जो था इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तीन केसों को मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिकली बता दिया था, बट अब मुझे पार्टिकुलरली यहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा सा अलजेब्रिकली। एक्चुअली होती क्या है कि अगर इस दोनों चीज को आप साथ लेकर के चलते हैं ज्योमेट्रिकली एंड अलजेब्रिकली, तो आपका जो उसपे कोई भी टॉपिक होगा, खास करके अलजेब्रा का हो या आपका ज्योमेट्रिक अलजेब्रा का हो या किसी भी टॉपिक हो, तो आपका उस पर पकड़ अच्छी बनी रहती है। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताया था कि अगर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो आप x बराबर क्या ऑब्टेन किया, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई c1a2 माइनस c2a1। और यहीं पे आप लोगों ने y बराबर ऑब्टेन किया c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ये हम लोगों ने ऑब्टेन किया। तो ये x और y का वैल्यू हम लोगों ने जो ऑब्टेन किया, तो आप यहाँ पे पहला केस लिखोगे केस वन बोलोगे कि देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को ही हम लोग कभी कभी बोल देते हैं आपका वन एंड ओनली वन भी बोलते हैं, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो आपका क्या करा कि आपका यूनिक सॉल्यूशन दैट मींस वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तभी एग्जिस्ट करेगा इफ, अच्छा ये क्या लिखा गया, सॉरी वही रिपीटेशन लिखा गया। तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका ये डिनोमिनेटर का टर्म जो होगा वो डिफाइन होगा। डिनोमिनेटर का टर्म डिफाइन होने का मतलब ये होगा कि अगर इसके यहाँ पे 0 हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब करना डिफाइन होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी रियल नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगी जो समथिंग अपॉन 0, समथिंग की जगह पे अगर कोई रियल नंबर होता है और डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो ये आपके रियल नंबर के बियॉन्ड का चीज है। क्योंकि आप लोग रियल नंबर में एक बात याद रखना, इनफाइनाइट आप लोग बार बार बोल देते हो कि 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये एग्जैक्टली इनफाइनाइट भी नहीं होती है। और ये इनफाइनाइट जो है आपका रियल नंबर का मेंबर नहीं है, ये जस्ट लाइक ए हाइपोथेटिकल टर्म है। हम लोग यहाँ पे केवल इमेजिन करते हैं कि ये बहुत ही बड़ा लार्ज नंबर है, क्योंकि ये कोई डिफाइंड टर्म नहीं है, एग्जैक्टली डिफाइंड टर्म नहीं कि 1/0 बराबर इनफिनिटली होती है या इनफिनिटली एक रियल नंबर है। तो बस हम लोग स्फीरा के लिए ले लेते हैं। तो इस केस में डेफिनेटली रूप से आप कंसीडर करोगे कि जब ये इनफिनिटली आपका एक रियल नंबर नहीं है, तो मुझे तो
यहाँ पे डिस्कस करना, इस क्लास में आप लोगों को क्या डिस्कस करना है रूप से, रियल नंबर के सिस्टम के बारे में। जब रियल नंबर का डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली रूप से आपका हम लोग रियल नंबर के फैमिली का ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन दैट केस वी कैन से दैट a1 b2 minus a2 b1 will not be 0। दैट इंप्लाई दैट यहाँ से हम लोगों ने क्या ऑब्टेन किया, a1 b2 is equal to not a2 b1। दैट इंप्लाई दैट यहाँ से मुझे फाइनल आ गया a1 a2 is equal to not b1 upon b2। तो ये जो हो गया रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बीइंग यूनिक, दैट मींस वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपका केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं केस सेकंड में चलता हूं, देखना केस सेकंड में क्या है कि केस सेकंड में बोलता है। तो पहला केस मैंने आपको क्या डिस्कस किया कि अगर वो 0 हो जाए, लेकिन कोई तो जरूरी नहीं है कि आपका 0 होगा। चलिए, तो अगर 0 नहीं होगा तो यहां पे देखते हैं इफ a1 b2 minus a2 b1 is equal to not is equal to 0। अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो इस केस में मैं बोल सकता हूं a1 b2 is equal to a2 b1। that implies that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। ये मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे ये मिलता है तो मैं अगर इसको k मान लिया, 1 मिनट की लेट इट विल बी द k। अगर इसको मैंने k मान लिया तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, सो यहां से आप आराम से बोल सकते हैं a1 बराबर k इंटू a2 और b1 बराबर k इंटू b2। अगर आप इस चीज को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे, इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दिया, क्या क्या सॉरी इक्वेशन फर्स्ट करा, सॉरी ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, आप जैसा कि जानते हैं कि ये a1 बराबर k इंटू a2 आ गया, a2 बराबर b1 बराबर क्या हुआ, k इंटू b2 आ गया। अगर इस टर्म को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद लिख सकता हूं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट a1 की जगह पर मैं अगर k इंटू a2 पुट कर दिया तो आप लिख सकते हैं k इंटू a2 इंटू x प्लस b1 इंटू y। b1 इंटू y का मतलब हुआ k इंटू b2 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज दैट अगर मैं इसमें से k कॉमन ले लिया तो आपका मिला a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखोगे तो ये जो इक्वेशन है ये आपका एक इक्वेशन 2 जो है इसका एक पार्ट दिख रही है, मतलब ये सेम टू सेम ये इक्वेशन दिख रही है। कुछ टर्म को अगर मैं यहाँ पे इग्नोर कर दूं तो ये जस्ट लाइक वो इक्वेशन नजर आ रही है और साथ ही साथ इस 0 को भी सेटिस्फाई कर रही है। मींस दैट डेफिनेटली अगर ये दोनों इक्वेशन को गौर करो तो a2x प्लस b2y a2x प्लस b2y आप जैसा क्या जानते हैं कि क्या आपका 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख लेंगे k इक्वल टू नॉट 0। तो अगर k इक्वल टू नॉट 0 हो रहा है तो इस केस में आप कर सकते हैं a2x प्लस b2y, ये चीज तो मुझे मालूम है और क्या आप उधर रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते थे बाद में। अगर यहाँ पे एक कंडीशन आएगी कि आपका अगर c1 की जगह पर c1 बराबर k इंटू c2 मिल जाए, अगर आपका c1 की जगह पर k इंटू c2 आ जाए तो उस केस में आप k कॉमन लेकर के उसको क्या कर सकते हो, डिमिनिश कर सकते हो, यहां से रिमूव कर सकते हो। तो फाइनली आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में मैं कर सकता हूं कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 अगर हो जाता है, अगर हो जाता है तो इस केस में आपका c1 बराबर k इंटू c2 होना जरूरी है। दैट इंप्लाई दैट यहां से बोल सकते हो c1 अपॉन c2 बराबर k। तो इसको मैं यहां से लिख सकता हूं कि a1 अपॉन b1 इज इक्वल सॉरी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन में आपका दोनों में k कॉमन आ गया, क्योंकि अगर c1 की जगह पर k इंटू c2 हो गया तो यहाँ पे k अगर डिलीट कर दोगे तो आपका फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एक ही चीज निकाल सकते हो कि डेफिनेटली रूप से यहाँ पे एक बात ये आ रही है कि अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन की चर्चा करना है तो आपका c1 बराबर k इंटू c2 होना पड़ेगा। अगर ये हो जाता है तो इस केस में ये दोनों इक्वेशन दो नहीं होकर के केवल एक इक्वेशन होगा और केवल एक इक्वेशन होगा तो इसका ग्राफ जो होगा जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट मींस ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस जो है आपका इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने क्या आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज होना जरूरी है तो अगर इसका सॉल्यूशन होगा। अब अगर यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर है कि इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और स्ट्रेट लाइन पे सिचुएटेड ऑल दोज पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही है वो सारे इसकी सॉल्यूशन होगी। तो यहाँ पे तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन
कैंसिल होने का बात हो रही है, क्योंकि अगर आपका C1 बराबर K इंटू C2 हो रहा है तो ये दोनों इक्वेशन दो नहीं हो करके आपका एक ही इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, और एक ही इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर जाएगी तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ किया तो जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर यह एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो इसका मतलब है कि इसका तो सॉल्यूशन इस स्ट्रेट लाइन पर के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे इनफिनिटली मैनेज सॉल्यूशन होगा। तो आपका सेकंड केस आता है कि इफ C1 is equal to C2, that means A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. In that case, there exists infinitely many solution. But यह तो जरूरी नहीं है कि आपका C1 बराबर K into C2 आ जाए। अगर C1 बराबर K into C2 नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखना। चलिए पहले इसको तो लिख लेना, और यही सारा चीज रहेगा। बस इसमें थोड़ा सा मैं चेंजिंग करूंगा। इस चीज को थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ। देखिएगा सारा चीज वही रहेगा, कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होगा। केस 2 हो गया ना। अब इसी में आता है केस 2 का जो था ना, ये मेरा ए केस था। अब केस 2 का अगर मैं बी केस की बात करूं, ए केस हो गया, अब मैं बी की बात करूंगा। तो अगर ये चीज हो रहा है और आपने जब यहाँ पे इस पुट इन इक्वेशन सेकंड किया या पुट इन इक्वेशन फर्स्ट किया, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि A1 की जगह पे आपने किया इंटू A2x प्लस B2y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपका इफ C1 इज इक्वल टू नॉट K इंटू C2 हुआ, इफ C1 इज इक्वल टू नॉट K इंटू C2 हो गया, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि आपका यहां से आप बोल सकते नहीं हुआ, देन आप क्या कहोगे कि आपका जो पहला इक्वेशन सेकंड है, तो यहां से बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड से कहूंगा तो A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2 है माइनस C2 है एंड माइनस C2 है, एंड इसको अगर मैं इक्वेशन थर्ड मानूं तो यहां से आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड की अगर मैं बात किया तो इक्वेशन थर्ड से आप क्या बोलोगे? A2x प्लस B2y इज इक्वल टू माइनस C1 डिवाइडेड बाई K। और अगर आप C1 की जगह पे ऑलरेडी आप जानते हैं कि K इंटू C0 नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। सिंस यहां पे क्या निकला A2x, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। A2x प्लस B2y इज इक्वल टू माइनस C1 डिवाइडेड बाई K मींस दैट अगर आप C1 बराबर नॉट K2 है तो यहां पे लिख सकता हूं नॉट C1 के जगह पे K इंटू C2 डिवाइडेड बाई K, दैट विल बी यहां से माइनस C2। तो यहां से आप लोगों ने क्या ऑब्टेन कर लिया? यहां से ऑब्टेन कर लिया कि A2x प्लस B2y इज इक्वल टू, मुझे तो आपका इक्वेशन सेकंड से माइनस C1 डिवाइडेड बाई K आ गया, लेकिन आप C1 बराबर नॉट K इंटू C2 जानते थे। बट इसको जब मैं सॉल्व किया तो ये तो इक्वल आने का कोशिश कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ये दोनों चीज आपका सेम नहीं आया तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो या कोई भी ऐसा पॉइंट ही नहीं होगा जो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सो देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन। तो इस केस में आपका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इस केस में आप जानते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पे अलजेब्रिकली ढंग से भी समझ गए होंगे कि मेरा कहने का क्या मीनिंग है। अब हम लोग चलते हैं आप लोग के एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स। आप लोग इस केस को याद रखेंगे क्योंकि आपको इस केस से रिलेटेड कई कॉम्पिटिशन से क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। कॉम्पिटिशन की बात नहीं है, आपको बहुत जगह पूछी जाएगी, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से रखेंगे दिमाग में। अब चलिए मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिस्कस कर लिया। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों का एग्जाम्पल्स का प्रॉब्लम। देखिए तो एग्जाम्पल्स में आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का मैं बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोनों मेथड से सॉल्व करने को बोल रहा है, तो आप लोग करना क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग सॉल्व कर लेना। आप लोग को तो आता होगा 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने जो आप लोगों के साथ सिंबॉलिकली लिखा था, इस तरह से इक्वेशन नहीं था, क्योंकि आपने देखा था कि मैंने C1 को राइट में ले आया था। वैसे आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग लेफ्ट में ले आइए, बेहतर रहेगा। दैट इंप्लाई दैट 8x प्लस 5y माइनस 9, इसको आप प्लस करके माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस 9 बराबर 0। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड अगर मैं इक्वेशन सेकंड की बात करूं तो 3x प्लस 2y प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जो कि मुझे इक्वेशन सेकंड रिप्रेजेंट करती है।
अब मुझे यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो आप एक्स बराबर क्या बोलोगे, ध्यान से देखना। एक्स बराबर एक्स के लिए मैंने क्या बताया, एक्स के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे इस तरह से करेंगे, या आप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला तो इस तरह से प्रैक्टिस बनाना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, v1 है, ये आपका c2 है। एक्स बराबर v1 c2, यह आ जाता है 5 into -4 माइनस b2 c1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 into -9 डिवाइडेड बाय, उसके बाद मैंने a1 b2, a1 मेरा ये है, b2 मेरा ये है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a1 b2 8 into 2 माइनस यहाँ पे क्या है a2 b1, दैट मींस 3 into 5। यह क्या, इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो -20 माइनस माइनस प्लस 18 डिवाइडेड बाय, यह आपका 60 माइनस 51, दैट मींस -2। सो आपने यहां से क्या ऑब्टेन किया, x बराबर -2 ऑब्टेन किया। फिर मैं अगर y की बात किया तो आपका y के लिए क्या था, c1 a2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं c1, आपका c1 कहां पे है आप लोग जानते हैं ये, और आपका a2 कौन है आपका मालूम है ये, तो यहाँ पे कर सकते हैं c1 a2, दैट मींस 3 into -9 माइनस c2 a1, तो c2 मेरा ये है और a1 मेरा ये, तो यहाँ से सॉरी इधर से निकल जाएगा c2 a1, तो यहाँ पे क्या है -4 into 8 डिवाइडेड बाय a1 b2, फिर उसी तरह से 8 into 2 -3 into 5, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -27 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 1, ये आपका आ जाएगा +5। तो इस तरह से आप यहाँ पे x और y का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो प्रोसीजर काफी सिंपल है सॉल्व करने का, या आप जिस मेथड से पसंद करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा बाउंडेड कर दिया, आप लोग को सिखाना चाह रहा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस मेथड से आप लोग सॉल्व कर लोगे, या तो ऐसे कर लेंगे, नहीं तो आपको मैंने जो फॉर्मूला लिखा है आप यहाँ से a1 b1 c1 चूज कर लोगे, a2 b2 c2 चूज कर लोगे, और x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, और y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 यूज कर लोगे। चलिए अब मैं एग्जांपल नंबर 4 की बात करूं, देखना 4 नंबर में, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, सॉरी अच्छा ये मैंने आप लोग को जो एग्जांपल बता दिया ना, ये एग्जांपल नहीं था वास्तव में, एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये वास्तव में एग्जांपल जो मैंने क्वेश्चन बताया वो एग्जांपल नहीं था, ये आपका एक्सरसाइज 3.5 का अभी जो मैंने बताया है, ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 था, याद रखना आप लोग, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पहले डिस्कस कर दिया। चलिए अब हम लोग चलते क्वेश्चन की तरफ, एग्जांपल की तरफ। अब आप लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल की तरफ चलिए, भूल से क्या एग्जांपल नंबर 14 देखना सबसे पहले। 14 नंबर में कहता है फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बैंगलोर वी बाय 2 tickets to Malleshwaram, to buy 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yeshwanthpuram. The total cost is ₹46। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बैंगलोर, मतलब बैंगलोर से उसने 2 टिकट खरीदा मालेश्वरम के लिए और 3 टिकट्स खरीदा यशवंतपुरम के लिए, ठीक, तो उसका जो टोटल प्राइस पड़ा 46 रुपीज पड़ा। बट इफ यू बाय 3 टिकट्स टू मालेश्वरम, अगर मैं 3 टिकट मालेश्वरम के लिए खरीदता हूँ और 5 टिकट्स टू यशवंतपुरम, तो अगर मैं 5 टिकट्स अपना यशवंतपुरम के लिए खरीदता हूँ तो इसमें टोटल कॉस्ट आपका 74 रुपीज पड़ रही है। तो फाइंड द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मालेश्वरम एंड टू यशवंतपुरम, तो दोनों के लिए बोला कि कितना होगा। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले सवाल आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अलग अलग थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे बनाना है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि बैंगलोर की बस स्टैंड से अगर आप मालेश्वरम और यशवंतपुरम 2 जगह उसे जाना है, उसने क्या किया 2 टिकट खरीद लिया मालेश्वरम के लिए, हो सकता है उसके पास 2 मेंबर मालेश्वरम का 3 उसके फैमिली मेंबर हो, आपको उसको जाना है आपका यशवंतपुरम, तो उसने 2 टिकट मालेश्वरम का खरीद लिया और 3 टिकट जो आपका यशवंतपुर, तो टोटल कॉस्ट उसको पड़ गया 46 रुपीज। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डेफिनेटली रूप से 2 मैटर बनती है। एक तो मान लेंगे कि अगर मैं मान लूं कि टोटल प्राइस जो है या टोटल फेयर जो है, जिसको हम भाड़ा बोलते हैं हिंदी में, टोटल फेयर जो है आपका फ्रॉम बैंगलोर बस स्टैंड टू मालेश्वरम अगर x रुपीज है, तो एंड y रुपीज जो है आपका फ्रॉम बैंगलोर बस स्टैंड टू यशवंतपुरम है, तो टोटल कॉस्ट आप आराम से बोल सकते हो कि 2 आदमी उसका तो 2x और 3 आदमी आपका ये मालेश्वरम यशवंतपुरम का है तो 3y, और टोटल कॉस्ट आपका दिया हुआ 46, तो दोनों को सम करेंगे तो 46। तो इस बात को मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस अगर करूं तो लिख सकता हूं लेट द फेयर्स फ्रॉम बैंगलोर बस स्टैंड टू मालेश्वरम बी रुपीज x एंड रुपीज y बी द
hairs from and rupees y with the hairs to यशवंत। तो मैंने दो चीजें देखा। एक चीज मैंने देखा कि मैंने मान लिया कि एक्स रुपी जो है आपका ये बैंगलोर बस स्टैंड से मालेश्वरम के लिए आपका फेयर है, और वाई रुपी जो है आपका ये फेयर है बैंगलोर बस स्टैंड से यशवंतपुरम के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो इसने बोला कि 2 टिकट खरीदा है आपका मालेश्वरम के लिए, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा 2x, और 3 टिकट उसने खरीदा है आपका यशवंतपुरम के लिए, तो इसका 3y, और टोटल जो इसकी प्राइस है वो आपका 46 रुपीज है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए एंड अगर मैं सेकंड पार्ट से इक्वेशन इसे स्टेटमेंट का, तो उसमें बोल रहा है इफ यू बाय 3 टिकट्स, और 3 टिकट्स कर दो तो मैं इसको 3x बोल दूंगा मालेश्वरम के लिए खरीदा, और आपका 5 टिकट्स यशवंतपुरम के लिए तो 5 हो जाएगा, और टोटल इसका जो कॉस्ट पड़ा आपका 74 रुपीज पड़ रही है। तो ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई, ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई। तो सवाल में ये पूछ रहा फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मालेश्वरम एंड टू यशवंतपुरम। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आप जिसको भी निकालना था, अगर मैं x को पहले निकालना चाहूंगा तो मुझे यहाँ पे 5 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे वैसे कुछ बोला नहीं है कि आप क्या कहते हैं इस मेथड से सॉल्व करें, ये बोल रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कुछ मेथड यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं किया, बट फिर भी मैंने आप लोग को इस टॉपिक में डिस्कस किया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप लोग को सिखाना भी है, इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो यहाँ से बोल सकते हो a1 बराबर 2, यहाँ से बोल सकते हो ये आपका b1 बराबर 3, और ये आपका c1 इधर अगर आप ले आओगे तो c1 बराबर आपको क्या देगा -46, यहाँ से आपका a2 बराबर 3, और ये आपका b2 बराबर क्या आ गया 5, और इसको अगर आप लेफ्ट में आओगे तो c2 बराबर आपको -74 आ जाएगी। और आपको मैंने क्या पढ़ाया, x बराबर b1 c2 b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 a2 b1, याद है कि अगर आपने b1 को चूज किया तो b1 बराबर आपका कितना है 3, इंटू c2 को चूज किया तो कितना आ गया -74, b2 को अगर आपने चूज किया तो कितना आ गया 5, इंटू c1 को अगर आपने चूज किया तो कितना आ गया -46, -46 डिवाइडेड बाय a1 b2, तो a1 आपका कितना है 2, b2 को अगर मैंने चूज किया तो 5, a2 b1, a2 का वैल्यू आपका कितना है 3, b1 का आपका वैल्यू कितना है 3, ये आ गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, a2 का वैल्यू b1 का वैल्यू मैंने रख दिया। चलिए अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगी, आपको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपका 212 नेगेटिव में माइनस में माइनस प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 230 में जाएगी डिवाइडेड बाय, फिर इसको देखो तो आपका 10 और ये आपका कितना है 9, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, और इसको आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 230 में से 212 चले जाएगी, तो आपका कितना आ रहा है 18 रुपीज आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका एक का वैल्यू कितना आ गया 18 रुपीज आ गया। अच्छा यहाँ पे 22 नहीं होगा, सॉरी 8 रुपीज। तो आपका क्या हुआ कि आपका एक्स का प्राइस जो आ गया वो 8 रुपीज हुआ, और आपका एक्स क्या है, ये आपका द फेयर फ्रॉम बैंगलोर बस स्टैंड टू मालेश्वरम आपका क्या एक्स रुपीज है। इसका मतलब आपका एक टिकट का जो प्राइस होगा ना वो 8 रुपीज होगा, कहां से कहां, बैंगलोर से मालेश्वरम के लिए। फिर मुझे y भी चाहिए, तो मैं उसको अलग से क्यों निकालूं, मैं ऑलरेडी एक इक्वेशन जानता हूं कि सिंस 2x plus 3y is equal to 46, after putting the value of x in equation, x का वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो 2 into 8 plus 3y is equal to 46, that implies that 16 plus 3y is equal to 46, so 3y बराबर मेरा क्या होगा, ये आपका 30 आएगा, सो y बराबर आपका 10 रुपीज आ जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या ऑप्शन किया, आपका द फेयर फ्रॉम बैंगलोर बस स्टैंड टू मालेश्वरम भी 8 रुपीज वाइल 10 रुपीज भी द वाइल 10 रुपीज भी द फेयर फ्रॉम बैंगलोर बस स्टैंड टू यशवंतपुरम। तो इस तरह से हम लोगों ने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। चलिए तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बस इस तरह की क्वेश्चन में कुछ ज्यादा आती नहीं है, बशर्ते कि आपको इक्वेशन फॉर्मेशन आनी चाहिए। अगर आप इक्वेशन को फॉर्म इजीली कर लेते हो ना तो इक्वेशन को सॉल्व करना काफी इजी है। एक तो आप देख रहे हो फॉर्मूला पे आराम से पुट कर देना, और इसके अलावा आपका एक मेथड है वो एलिमिनेशन प्रोसेस से चले या आपका क्या कहते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से चले, जो प्रोसेस आपको अच्छा लगे उस मेथड से चल सकते हो।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलो, देखना एग्जांपल नंबर 15 क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 15 में बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें बोल रहा है कि p के किस वैल्यू के लिए आपका इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए आपका यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर मैं ले लूं 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन मेरा है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप बोल सकते हो कि a1 बराबर 4 आ गया, b1 बराबर p आ गया, c1 बराबर 8 आ गया। अगर इक्वेशन सेकंड से अगर मैं बात किया तो a2 बराबर 2 आ गया, b2 बराबर 2 आ गया, c2 बराबर 2 आ गया, ये आ गया। अगर मैं यहां से ये चीज चूज कर लिया तो आपको बोल रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p, इस इक्वेशन में p के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपका सिस्टम है इसके पास आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप जानते होंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2। तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे सिंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन into variable having unique solution if a1 upon a2 is equal to not b1 upon b2, that imply that a1 upon अगर a2 की बात करें तो 4 upon 2 आ जाएगी। तो मैं इसे लिख दिया 4 upon 2 is equal to not b1 upon b2, that means p upon 2, ये आ गई। अब यहां से किया दैट इंप्लाई दैट यहां से क्या मिल गया 2 से 2 टाइम्स में, सो आपका क्या निकल गया 2 इज इक्वल टू नॉट p अपॉन 2, दैट इंप्लाई दैट p इज इक्वल टू नॉट 4। तो आपको क्या निकल गया p इज इक्वल टू नॉट 4। इसका मतलब ये हुआ कि आप p का वैल्यू हर एक रियल नंबर ले सकते हैं केवल 4 को छोड़ करके। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4 को छोड़ करके फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p जो होगा, ठीक, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4 देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। तो यही आपका प्रोसीजर है इस तरह की सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का। चलिए, अगर आप लोगों ने इस एग्जांपल नंबर 15 को समझ लिया तो मैं चलता हूं एग्जांपल नंबर 16 के तरफ। देखना एग्जांपल नंबर 16 क्या आप लोगों का। देखना एग्जांपल नंबर 16 आप लोगों का 16 नंबर में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो आपका ये दो इक्वेशन दिया हुआ, पहला है आपका kx, ये इक्वेशन नंबर 6 है, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। इसको थोड़ा सा मैं अगर अरेंज लिख दूं, अरेंज करके तो ax प्लस 3y प्लस इस माइनस को इसके अंदर इंक्लूड कर लो तो आपका 3 माइनस क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मैंने फर्स्ट मॉडिफाई कर लिया ताकि चूज करने में आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि आप जानते हैं ना कि आपका a1 b1 c1 जो होता है उसके हर एक टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन है, इसलिए मैंने जबरदस्ती पॉजिटिव साइन ले आया। तो यहां से बोल सकता हूं a1 बराबर k, b1 बराबर 3, c1 बराबर 3 माइनस k हो गया। चलिए, अब मैं इक्वेशन सेकंड की तरफ चलूं तो आपका दिया हुआ है 12x प्लस ky माइनस के बराबर 0। तो यहां से आप बोल सकते हो यह आपका इक्वेशन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये माइनस के ना, इसको एक बार मैं फिर से लिख देता हूं तब फिर आप लोग को अच्छा लगेगा। इसको लिख सकता हूं 12x प्लस ky प्लस माइनस के इज इक्वल टू 0, और मैं अगर इसको इक्वेशन सेकंड लिख दिया। अब यहां से बोल सकते हो सो a2 बराबर आपका 12 हो जाएगा, b2 बराबर आपका k हो जाएगा, c2 बराबर आपका कितना आ गया माइनस k हो गया। ये चीजें हम लोगों को मिल गया। अगर हम लोगों को ये चीज मिल गया तो अब यहाँ पे बात आ रहा कि मुझे सवाल में पूछा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k देयर एग्जिस्ट इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जानते हैं, लिख सकते हैं सिंस we know that there exists infinitely many solution शॉर्टकट में मैंने सॉल्यूशन लिखा इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन if
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये तीनों जो है ना आपका, इसके और इसके हेल्प से जो आपका इक्वेशन बनेगा, इसके और इसके हेल्प से जो इक्वेशन बनेगा, और इसके और इसके हेल्प से जो इक्वेशन बनेगा, ये साइमल्टेनियसली उस पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इस बात को याद रखना। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी में इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर दे देते हैं, या जल्दी जल्दी में कोई इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर। ये गलत चीज है। आपको ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है मेरे एंगल से। ये आपका एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके सीबीएसई और आईसीएसई वालों के लिए। तो इसलिए इस बात को आप लोग याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, शुरू के दो इक्वेशन सॉल्व करके छोड़ देते हैं, या इस दोनों को सॉल्व करके या इस दोनों को। बट ये गलत है। आपको ये साइमल्टेनियसली उस पॉइंट को खोजना है जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब इस दोनों के हेल्प से सॉल्व करने के बाद जो सॉल्व पॉइंट्स मिलेंगे, इस दोनों को सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट्स मिलेंगे, और इस दोनों को, इस तीनों मतलब तीन तरह की इक्वेशन जो बना, तीनों को सॉल्व करने के बाद जो आपका कॉमन पॉइंट होगा वही आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों ने ये चीज लिख लिया तो मैं इसको नीचे वाला मिटा दूं, स्पेस थोड़ा सा कम है। चलिए अब मैं क्या करता हूं आप लोगों के साथ, देखना। दैट इंप्लाइज दैट मैंने लिखा A1 अपॉन A2। A1 आपका कितना है K और A2 कितना है 12। तो आप कह सकते हो K अपॉन 12 इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट क्या था, B1 अपॉन B2। B1 का वैल्यू 3 डिवाइड बाय B2 का वैल्यू कितना है K इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 की अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया, 3 माइनस K डिवाइडेड बाय माइनस ये आ गया। अब मैं सबसे पहले इसको लेता हूं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि K स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो पहला केस में आया K बराबर प्लस माइनस 6, पहला केस। अब मैं सेकंड केस करता हूँ। सेकंड केस में अगर मैं बात करूं तो आपका 3 अपॉन K बराबर 3 माइनस K डिवाइडेड बाय माइनस K। इसको अगर मैं सॉल्व किया दैट इंप्लाइज तो मुझे क्या मिला, माइनस 3K इज इक्वल टू 3K माइनस K स्क्वायर। ये नहीं मिला, 3K माइनस K स्क्वायर। अब ये जो है आपका, इसको अगर मैं सॉल्व किया तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको मैं यहां से कर लेता हूं। तो यहां से कर सकता हूं K स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो माइनस 6K इज इक्वल टू 0। सो यहां से आपका K अगर कॉमन ले लीजिए, आप लोगों को दिख रही है K अगर कॉमन ले तो क्या बता है, K माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो आपका K बराबर या तो 0 आ गया या K बराबर 6 आ गया। तो आपका एक आया प्लस माइनस 6, एक आया आपका 0 और 6। अब मैं तीसरा केस लेता हूँ। तीसरा केस कौन कौन है, ये दोनों लिए। अब इसको भी लेता हूँ इस बात को। तो यहां से मेरा तीसरा केस है कि K अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 माइनस K डिवाइडेड बाय माइनस K। ये आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व किया तो आपका माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 12 क्या आ गया, ये आ गया। अगर ये आ गया तो इसको मैं राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ से K स्क्वायर माइनस 12K प्लस 36 बराबर 0 आ गया, ये आ गया। अगर मैं इसे सॉल्व किया तो K माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ गया। सो आपका यहाँ से भी K बराबर 6 आ गया। तो कुल मिलाकर के देखते हैं केस 1, केस 2, केस 3, तीनों केस में आपका K बराबर 6 इज द सिंगल पॉइंट विच कम इन कॉमन, जो कि आपका कॉमन में आ रहा है। तो सो मैं क्या सकता हूं, सो K इज इक्वल टू 6 विद रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका जो है रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं, कई कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, शुरू के दो इक्वेशन या लास्ट के दो इक्वेशन या फर्स्ट एंड लास्ट को सॉल्व करके क्या वैल्यू निकाल लेते हैं, उनको जो इजी लगता है। बट ऐसा कुछ है नहीं। आपको जब तक ये तीनों इक्वेशन को, तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा कोई भी पॉइंट साइमल्टेनियसली, तब तक उसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अगर आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 16 को कर लिया तो मैं चाहता हूं अब फिर से एक्सरसाइज की तरफ। उस समय मैंने भूल से सबसे पहले ही मतलब पेज में थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ, तो मैंने सबसे पहले एग्जांपल नंबर आपको, सॉरी एक्सरसाइज 3.5 का थर्ड नंबर बता दिया था। मैं चाहता हूँ 3.5 का फर्स्ट नंबर से देखना आप लोग। करा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नॉन सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपका किस सिस्टम ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन में जो है आपका नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर वहां पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोगों को यहाँ पे बोला है कि आप x और y का वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहला मैं इक्वेशन ले लूं, देखिएगा सबसे पहले आपका दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं इक्वेशन को, तो यहां से कर सकते हो दैट इंप्लाइज दैट सो इसको लिख सकते हो x प्लस माइनस 3 इंटू वाई प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख लूं,
ये वाला ऊपर वाला इक्वेशन है, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x प्लस माइनस 9y प्लस माइनस 2 बराबर 0। ये मेरी इक्वेशन सेकंड हो गई। आगे मुझे यहाँ पे चेकआउट करना है कि किस तरह के मतलब मेरे तरफ सोल्यूशन की सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस बच्चे के तरह मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 चूज नहीं करूंगा, आप लोग डायरेक्ट देख लेंगे, इसलिए मैं इतना क्लियर करके भी लिख दिया। a1 अपॉन a2 अगर मैं कहूँ तो a1 अपॉन a2 क्या होगा? अच्छा एक बार लिख लो यहाँ पे सिंस अगर मैं a1 अपॉन a2 की बात किया तो आपका कितना आ रहा 1/3। अगर मैं b1 अपॉन b2 की बात किया तो वो आपका कितना आ रहा -3 डिवाइडेड बाय -9 दैट विल बी 1/3। और अगर मैं c1 अपॉन c2 की बात, अब देखिए अगर आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2 आ जाता तो यहीं पे बोल देना कि आपका यूनिक सॉल्यूशन, बट ऐसा तो हुआ नहीं, आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया। अगर यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, इसका मतलब यह है कि अब मुझे c1 अपॉन c2 भी निकालना चाहिए। तो मैं कर सकता हूँ c1 अपॉन c2 इक्वल टू जो मुझे मिला होगी -3 डिवाइडेड बाय -2 होगा, माइनस माइनस कैंसिल किया, आपको कितना आ गया 3/2 हो गया। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2, ये आ गया। और जब ये कंडीशन नहीं होता है, मतलब ये कंडीशन होता है, सॉरी ये कंडीशन अगर हो जाता है, इसका मतलब डेफिनेटली रूप से आपका क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका आंसर लिया है कि नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी क्या हुआ, खत्म हो गया। अगर आपने 1 नंबर समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं। देखना आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा इसको मैं लेफ्ट में ले आऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x प्लस y प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आप लोगों को समझ में आ रहा है। दूसरी बात है कि 3x प्लस 2y प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये मेरी क्या हो गई इक्वेशन सेकंड हो गई। ये भी समझ में आ गया। अब मैं यहां से बोल सकता हूं सिंस a1 अपॉन a2 की अगर मैं बात किया तो आपका 2/3 हो गया, और अगर मैं b1 अपॉन b2 की बात किया तो 1/2 आ गया। तो यहीं से क्लियर है सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2, सो देयर एग्जिस्ट्स यूनिक, so there exists unique means that one and only one solution, one and only one solution। अगर आप लोगों ने इस बात को समझ लिया तो आप यहाँ से क्या करते, जो आपका एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन उसको मैं फाइंड करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ देखना, उसमें भी बोल दिया कि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से सॉल्व करना है। तो देखना आप लोग डायरेक्ट में कर लो, देखिएगा x बराबर कर सकता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया b1 c2 माइनस b2 c1। तो आपका a1 है, b1 है 1, c1 है -5, a2 है आपका 3, b2 है आपका 2, c2 है आपका -8। तो x बराबर a b1 c2, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए, b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 दैट विल बी। आप अगर यहां से इसको थोड़ा सा जगह नहीं है, इसको मिटा लेता हूं। चलिए तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे b1 c2 को अगर मैं बात करूं तो b1 आपका कितना होगा 1 इंटू c2 की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा -8, माइनस b2 की अगर मैं बात किया तो कितना होगा 2 इंटू c1 की बात अगर मैंने किया तो कितना होगा -5 और डिवाइडेड बाय a1 की अगर मैंने बात किया तो कितना होगा 2, b2 की अगर मैंने बात किया तो कितना होगा 2, माइनस a2 की अगर मैंने बात किया तो कितना होगा 3, b1 की बात अगर मैंने किया तो कितना होगा 1, ये आ गया। अब यहाँ पे आ गया ये आपका 10 हो गया, ये आपका 8, 10 में से 8 गया तो कितना हो गया 2 हो गया, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा और 2 टू द 4 में से 3 गया तो -1 और -1 ये आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे आराम से -2 हो जाएगी। तो यहाँ से कुछ मिलाकर के आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू को क्या मिल गया -2 निकल गया। अगर आपने x का वैल्यू निकाल लिया तो y निकालने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला है और फॉर्मूला को भी आप लोग को दिमाग में मेमोराइज करना तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ a1 b2 माइनस a2 c1 a2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे c1 का अगर वैल्यू देखोगे तो c1 का वैल्यू कितना है -5 इंटू a2 की अगर वैल्यू करोगे तो 3 माइनस a2 1 का वैल्यू क्या करोगे तो क्या होगा a2 मेरा कितना है ध्यान से देखेंगे 3। अच्छा ये क्या c1 a2 माइनस a1 c2 तो ये आ गया। तो c1 a2 माइनस a1 c2, c1 a2 माइनस a1 c2 होगा। हाँ तो ये आपका आ गया। अगर मैं a1 c2 किया तो a1 का वैल्यू कितना है आपका सॉरी a1 का वैल्यू आपका कितना है 2
इंटू C2 का वैल्यू कितना है -8 डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू कितना आपका -8 यहाँ पे नजर आ रही है, और A1 आपको B2 का आपका जो पलट यहाँ पे C2 यहाँ पे भी कैलकुलेट किया तो आपका कितना आया था 1 आ गया था। तो अगर 1 आ गया तो आपका यहाँ पे कहानी ही खत्म हो गया। अच्छा ये तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, 10 में से 8 के 2 और आपका तो एक ही आ रहा ना, ठीक है। और अगर आप इसको कैलकुलेट किया तो आपका कितना होगा A1 B2 माइनस C2 1 B1, तो आपका 8 to the 16 में से 15 गया तो क्या हो गया। तो इस तरह से आपने क्या किया कि यहाँ पे x और y का वैल्यू आपने क्या किया निकाल लिया। तो आपका ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के से इक्वेशन को सॉल्व करना। चलिए ये भी हो गया, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप लोगों ने 2 नंबर समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है आप लोगों से 3x - 5y = 20। ये आपका 3 नंबर है, वो है आपका 3x - 5y = 20। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लूं तो 3x + -5 × y + -20 = 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। चलिए सेकंड पार्ट में चलता हूं। 6x - 10y = 40। क्या 6x - 10y = 40। दैट इंप्लाइज दैट मैं इसको लिख सकता हूं 6x + -10 × y + -40 = 0। याद है कि आपका ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अगर आपने इक्वेशन सेकंड ऑब्टेन कर लिया तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले चेकआउट करने के लिए यहाँ पे किस तरह इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे कर सकते हैं ये आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो यहाँ से कर सकते हो कि A1/A2 दैट मींस 3/6 = 1/2। अगर आपने यहाँ से B1/B2 निकाला तो -5 डिवाइडेड बाय -10 दैट विल बी 1/2। और फिर आपने C1/C2 निकाला तो C1 आपका कितना है यहाँ पे ये देखेगा -20 डिवाइडेड बाय -40 -20 डिवाइडेड बाय -40 दैट विल बी 1/2। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आ रहा। तो यहाँ पे क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर किस किस को निकालूं, तो इसका मतलब है कि निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत सारा नंबर्स होंगे, बहुत नंबर ऑफ पेयर होगा x और y का जो इसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए तो इसकी भी कहानी यहीं पे समाप्त होगी। अब इसके बाद आता है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 देखना आप लोग क्या करा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका x - 3y -7 = 0। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं तो यहां से x + -3 × y + -7 = 0 व्हिच रिप्रेजेंट इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी बात है 3x - 3y -15 = 0 दैट इंप्लाई दैट 3x + -3 × y + -15 = 0। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। ये आ गया। अगर मेरा ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गया तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा चेक करूंगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और करता है तो किस तरह का नेचर उसका है। तो अगर मैं यहाँ पे A1/A2 निकाला तो A1 का वैल्यू 1 है और A2 का वैल्यू 3 है तो 1/3। अगर मैं B1/B2 निकाला तो B1/B2 का मतलब क्या हुआ -3 डिवाइडेड बाय -3, और इस केस में -3 डिवाइडेड बाय -3 दैट विल बी 1। यार देख रहे हैं हम लोग क्या कि A1/A2 = नॉट B1/B2। तो यहाँ पे कह सकते हैं सिंस A1/A2 = नॉट B1/B2 सो यहाँ पे क्या होगा देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर आपका वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप मुझे अगर फाइंड करना है जिसे मैं मिटा दूं देखना, अगर मुझे फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें या आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो आपका वो डायरेक्शन देकर के बताया तो उसका यूज करें जो आपको इजी लगे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को फॉर्मूला इजी लगेगा। तो अगर मैं x की बात करूंगा तो क्या होगा B1C2 - B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 - A2B1। अगर मैं B1C2 की बात करा तो A1 इसको लिख सकते हैं आपका, अगर आपको जगह है तो लिखते हैं सिंस A1 बराबर आपका 1 है, B1 बराबर -3 है, C1 बराबर आपका -7 है। फिर इक्वेशन 2 से मैं अगर चलूं तो यहाँ पे कह सकते हैं A2 बराबर आपका 3 है, B2 बराबर आपका -3 है, C2 बराबर आपका -15 है। तो यहाँ पे अगर ये B1 की बात करो तो B1 का वैल्यू -3 इंटू C2 का वैल्यू आपका कितना निकलता है -15 माइनस B2 का वैल्यू आपका कितना है -3 इंटू C1 का वैल्यू आपका कितना है -7 डिवाइडेड बाई आपका, अगर मैं A1 B2 की बात किया तो A1 का वैल्यू 1, B2 की बात अगर मैंने किया तो आपका -3, A2 की अगर मैंने बात किया तो A2 का वैल्यू आपका कितना है 3 इंटू B1 की अगर मैंने बात किया तो क्या आ गया -3।
तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि ये जो आपकी आ गई, ये आपको कितना आ गया, B1C2 सर इसलिए ये आपका कितना आ गया, ये आपका 45 आ गया और ये आपका माइनस 7 3 21 आ गया डिवाइडेड बाय ये आपका आ गया प्लस 9 माइनस 3 दैट मींस 6। इसको अगर आपने सब्ट्रैक्टिव 5 में से बन गया 6, 5 में से बन गया 4 और 4 में से 2 गया 2 डिवाइडेड बाय 6 दैट विल बी 4। तो आप यहां से कह सकते हैं कि x का वैल्यू 4 आ गया। अगर आपका x का वैल्यू 4 आया तो y भी निकाल लेते। y बराबर आप लोगों को मैंने क्या बताया C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1 और कुल मिलाकर के अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 आपका माइनस 7 इंटू A2 की अगर मैंने बात किया तो 3 माइनस C2 की बात अगर मैंने किया तो C2 का वैल्यू माइनस 15 इंटू A1 की अगर मैंने बात किया तो A1 आपका कितना देखना आप लोग A1 1 है डिवाइडेड बाय A1 B2 A1 की अगर मैंने बात किया तो 1 इंटू A2। अच्छा इसका तो वैल्यू मैं पहले भी निकाल चुका हूं, कितना आया ये वैल्यू 6, तो मैं डायरेक्ट 6 लिख लूं और इसको कैलकुलेट किया तो मुझे कितना मिल गया 15 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 6 दैट विल बी -1। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि y का वैल्यू -1 ऑब्टेन कर लिया। अगर मैं y का वैल्यू -1 ऑब्टेन कर लिया तो कुल मिलाकर के आप क्या बोल सकते हो, आप आराम से बोल सकते हो कि आपका आपका जो ये आपका इक्वेशन है तो आपका जो इक्वेशन हो गया इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपका x बराबर 4 आ गया और y बराबर -1 आ गया। तो ये जो हो गया इसका आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 2 नंबर देखिएगा 2 का 1 सबसे पहले मैं लेता हूं। 2 का 1 देखना 2 का 1 बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinitely numbered solution। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा किस a और b की वैल्यू के लिए। तो आपका है 2x plus 3y is equal to 7 लिख दिया होगा और आपका दूसरा इक्वेशन है a minus b into x plus a plus b into y a plus b into y is equal to आपका दिया हुआ है 3a plus b minus 2 3a plus b minus 2। यहाँ पे कह रहा है a और b की किस वैल्यू के लिए इसका जो है इनफिनिटली माइनस सोल्यूशन ये आपका 7 है, याद रखना यहाँ पर 7 है। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि आपका ये सवाल सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे अगर आपको स्पष्ट रूप से पता चले तो चलिए, नहीं तो आप आराम से जैसे मैं बोला वैसा करना। आप इस 7 को अगर इधर ले आओ तो इस इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हो, लिख लो एक बार a1 बराबर 2 b1 बराबर 3 c1 बराबर -7। इसको मैंने लेफ्ट में लाया। वैसे आप दोनों को राइट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोगों को मैं चाहता हूं कि एक ही प्रोसीजर सिखाऊं, अच्छा रहेगा। a2 बराबर आपका a माइनस b आएगी और b2 बराबर आपका a प्लस b आएगी और आपका c2 बराबर जो होगा वो आपका 3a प्लस b माइनस 2 आएगी। ये आ गया ना। अब ऑलरेडी आप जानते हैं कि इनफिनिटली माइनस सॉल्यूशन की बात ये बोला, हाँ ये दिया ना। तो यहाँ पे कहेंगे देयर एग्जिस्ट्स infinitely many solutions if आपका क्या होना चाहिए a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। that implies that a1 upon a2 की अगर मैं बात किया तो क्या मुझे मिलेगी 2 upon a minus b is equal to b1 upon b2 का बात किया तो 3 upon a plus b 3 upon a plus b। अगर मैं c1 upon c2 की बात किया तो -7 डिवाइडेड बाय 3a plus b minus 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले आपको बात करूं तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस दोनों को करना चाहिए। इसको अगर मैं दोनों को लिया तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा सो यहाँ से बोलूंगा 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b। अब अगर ये मैं इसे राइट कर दिया तो 2a में से 3a गया तो क्या हो गया a और फिर ये आपका इधर चले जाएगा तो -5b is equal to 0। सो a बराबर आपको क्या मिलेगा 5b। ये आपका पहला कंडीशन है। अगर मैं दूसरी कंडीशन की तरफ चला इस दोनों को लेकर के तो देखिएगा इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका आएगा 9a plus 3b minus 6 is equal to -7a -7b। अगर इस 7a को इधर कर ले तो आपका 16 आ गया, फिर इस 7b को इधर कर ले तो 12 भी हो गया और ये आपका राइट में चल जाएगा 6 ये आ गया। अगर आपका ये आ गया इसको माने इक्वेशन सेकंड। अब मैं तीसरा लूंगा इस दोनों को,
इस दोनों को अगर मैं लिया तो देखना आपको, ऊपर वाला मिटा लूं, चलिए ऊपर वाला में मिटा रहा हूं, देखना आप लोग। अब ये जो है आपका, ये इस दोनों पार्ट को तो यहाँ पे 2 3 6 है प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू, ये आपका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -7 है, माइनस माइनस प्लस 7b। अगर मैं इसको राइट कर दिया तो 6 से -7, इसको अगर मैं इधर कर दिया तो 13 है, और इसको अगर मैं इधर कर दिया तो -5b इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे बात यह है कि a बराबर 5b है और दूसरी इक्वेशन 16a बराबर 10b है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं, इसको सेकंड इक्वेशन माना है ना, इसको तो आप थर्ड मान लिया आराम से, और इसको जो है ना सेकंड मान नहीं मानकर इसमें 2 से पहले डिवाइड कर ले, 80 प्लस 5b इज इक्वल टू 3 होगा। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे आगे। अब इस फर्स्ट सेकंड और थर्ड की अगर मैं चर्चा करूं, ध्यान से आप लोग देखना, अगर मैं इसमें a बराबर 5b पुट कर दिया, a की जगह पे क्या पुट कर दिया, 5b। चलिए तो पहले मैं इक्वेशन थर्ड में पुट करूं या सेकंड में पुट करूं, देखिएगा, इफ a बराबर 5b और इक्वेशन सेकंड, तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड की बात करें तो a की जगह पे 5b पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 5 40b, ये आपका आ जाएगा 40b, और उसके बाद आपका ये प्लस 5b इज इक्वल टू कितना है, 3। सो ये आपका b बराबर आ जाएगा 3/45, दैट विल बी 1/15, b का वैल्यू इतना आ गया। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे अब लिखूं, इफ a बराबर 5b फॉर इक्वेशन थर्ड की अगर बात किया तो a की जगह पे मेरा 5b होगा तो 35 क्या होगा, 65b माइनस ये आपका कितना आ जाएगा, 5b इज इक्वल टू 4। तो यहां से आ जाएगा ये आपको क्या आ जाएगा, 60b इज इक्वल टू 4। सो आप यहां से b बराबर क्या निकाल दिए, 1/15। तो आप यहां से देख रहे हैं कि आपका फॉर a इज इक्वल टू 5b इन ईच केस वी गेट b इज इक्वल टू 1/15। तो अगर मैंने b इज इक्वल टू 1/15 गेट किया फॉर ईच वैल्यू, मैंने ईच केस ऑफ, देखिए यहाँ पे दो केस एग्जिस्ट किया ना, for each case we get b equal to 1/15. In that case we can say that so a बराबर 5b, that means 5 times 1/15, that will be 1/3। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं इस तीनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन जो हो गया आपका। देखिए आपको ऐसा लगता भी होगा कि 3 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्यों दिया, इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था जस्ट यहाँ पे, इसका ये मतलब था कि आपका जो पहला रिलेशन था क्या उस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली किसी पॉइंट पे सेटिस्फाई करी है। तो मैंने देखा हाँ b इक्वल टू 1/15 और a इक्वल टू 1/3 के लिए पॉसिबल हो सकती है। इसका मतलब फॉर a इक्वल टू 1/3 एंड b इक्वल टू 1/15 देयर एग्जिस्ट इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन फॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छी क्वेश्चन था ये भी, आप लोग अच्छे से इसको फिर इस क्वेश्चन को भी आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रख ले। देखिए मैं जब अपने क्लास में जब कभी भी स्टडी कर रहा था किसी भी टॉपिक, खास करके मैथ और साइंस, तो मेरी एक ही टारगेट थी, ठीक, या अगर किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो मेरी एक ही टारगेट थी कि ये जो बात है ना VBA, मैं कभी VBA वगैरह बताता नहीं हूं, आपको मैं इतना बता सकता हूं कि देखिए VBA कुछ होती नहीं है, बस मेरे लिए VBA वही क्वेश्चन होता है जो मुझे नहीं आता। तो मैं क्या करता था, सारा जब मैं एग्जाम मतलब जब एग्जामिनेशन के मैं बैठता था, जब प्रिपेयरिंग करता था, तो मैं एक ही टारगेट करता था कि यार मुझे सब तो आता है, इसमें VBA की क्या बात है, एक क्वेश्चन ये नहीं आता, ये मेरे लिए VBA और उसको मैं एक बार जरूर सॉल्व कर लेता था अच्छे से जाते समय एग्जाम में जब मैं देने जाता था। ऐसे में पार्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन को कैटेगराइज करके मैं कभी VBA वगैरह नहीं लिखता था, आज तक मैंने लिखा भी नहीं है। तो बस यही टारगेट रखता था कि जो मुझे नहीं आता वो मेरे लिए VBA है, अगर आता है तो VBA की बात क्या, वो तो जाएगा तो मैं एग्जाम में बनाऊंगा ही। चलिए तो अब मैं चलता हूं आपका इसी का 2 का B भी है ना, अच्छा 2 का B भी है, देखा ना, इसमें करा फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे करा नो सॉल्यूशन, तो 2 नंबर में अगर मैं चलूं तो 2 नंबर में बात कर रहा है 2 का 2 है, ये नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 1 3x + y = 1। अगर मैं इसको मॉडिफाई करके लिखा तो 3x + y ± 1 = 0। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट माना और इक्वेशन फर्स्ट से मैं इजीली लिख सकता हूं a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और आपका c1 बराबर जो आएगा वो भी आपका -1। एंड अगर मैं सेकंड इक्वेशन की तरफ चला तो आपका सेकंड इक्वेशन है 2k - 1 into x प्लस k - 1 into y, k - 1 into y इज इक्वल टू 2k + 1।
इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अगर मैं इसे लेफ्ट में लाया तो मैं लिख सकता हूँ 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, और इसको अगर मैं लेफ्ट में लाया तो लिख सकता हूँ प्लस ये दोनों का दोनों माइनस होगा, माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है नो सॉल्यूशन की बात। अगर नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो उस केस में मैंने क्या बताया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2। तो मैं सबसे पहले ये करता हूँ, देखिएगा ध्यान से आप लोग कैसे करेंगे। नो देयर एग्जिस्ट्स, अच्छा a2 b2 c2 नहीं लिखा है, लिख लीजिए आप इसको भी, काहे के लिए छोड़िएगा। a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1 और c2 बराबर आपका माइनस 2 माइनस k1। अच्छा ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप समझिएगा कि हमेशा सर इधर ही क्यों लाते हैं c1 c2 को। आप c1 और c2 को ना एक साथ या तो LHS में रखिए या एक साथ RHS रखिए, कोई फिक्र नहीं पड़ने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये अगर आपका आ गया तो मैं आप यहां से क्या करता हूं, देखना कहेंगे देयर एग्जिस्ट्स नो सॉल्यूशन इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2। ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो देखिएगा आप लोग, इसको मैं ऊपर से मिटा दूं, स्पेस भी कम है हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो इस कंडीशन को अगर मैं सेटिस्फाई करने के लिए चला तो आपका सबसे पहले आता है a1 अपॉन a2। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू कितना है 2k माइनस 1 है इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 जो कि आपका 1 अपॉन k माइनस 1 है इज इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2 दैट मींस माइनस 1 डिवाइडेड बाय अब मैं क्या करता हूं, इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू आ गया। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। वन अपॉन 2k प्लस 1 आ गया। अब ये दोनों सेम होगा, दैट मींस यहां से सबसे पहले ये दोनों को मैं सेम करता हूं। अगर मैं इसे सेम किया तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। अगर इसको मैं यहां से लिखा तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू आपका 2k माइनस 1 आ जाएगा। सो अगर मैं इसे लेफ्ट में लाया तो k बराबर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में 3 जाएगी तो 3 और माइनस 1 क्या होगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब k बराबर 2 हुआ। ये दोनों सेम होगा k बराबर 2 के लिए। अब ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, अब ये सेम नहीं होना चाहिए तो इसको मैं क्या बोल सकूंगा, k माइनस 1 इज इक्वल टू नॉट 2k प्लस 1। अगर मैं इस दोनों के यहां से लाया तो मैं कर सकता हूं क्या, इधर अगर मैं इसे राइट कर इसके लेफ्ट में कर दिया तो k बराबर माइनस 2 नॉट माइनस 2। मतलब ये होगा, ध्यान से आप लोग देखना, ये पूछ रहा है सवाल में कि k की किस वैल्यू के लिए, k के किस वैल्यू के लिए यह जो है इसके पास आपका नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बोला, ये क्या मैंने कर दिया, हैविंग नो सॉल्यूशन। हाँ, तो हैविंग नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए आपका ये चीज होना चाहिए। तो आपका k के किस वैल्यू के लिए, ध्यान से देखेंगे कि यह पॉसिबल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि पहले तो आपका a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होना चाहिए जो कि k बराबर 2 है 2 के लिए। लेकिन आप यहाँ पे अगर गौर करें तो ये आपका ये दोनों जो है आपका k बराबर माइनस 2 के लिए सेम है, k बराबर माइनस 2 के लिए सेम हो सकता है। अगर माइनस 2 इसमें पुट करेंगे ये भी 1 अपॉन माइनस 3, अगर इसमें आप पुट करेंगे माइनस 2 ये भी आपको 1 अपॉन 3 सेम हो रहा। तो आप कह सकते हैं कि k बराबर माइनस 2 को छोड़ करके अगर आप k बराबर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये दोनों आपका क्या होगा, अनइक्वल होगा। अगर अनइक्वल होगा तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, k बराबर 2 के लिए भी तो ये बात ट्रू है, बट यहाँ पे ये दोनों सेम भी तो लाना है, तो सेम भी लाना है तो सेम भी होना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब शुरू में क्या k बराबर 2 आ गया। तो k बराबर 2 के लिए क्या हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन, मतलब क्या यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आपको सबसे पहले डिस्कस कर लिया था। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से आप लोग देखना। सबसे पहले बोला है ए पार्ट ऑफ मंथ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपका जो क्वेश्चन बोल रहा था, क्या बोला था, ए पार्ट ऑफ मंथ, ए पार्ट ऑफ, हाँ इसमें बोल रहा है ए पार्ट ऑफ मंथली होटल चार्ज इज फिक्स्ड। तो कह रहा है कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, मतलब कि हॉस्टल चार्ज जो है ना, एक मंथ का जो कुछ पार्ट होता है वो आपका फिक्स है।
एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। और उसके बाद अगर आपका चार्ज लगता है तो वो आपके नंबर ऑफ डे पे डिपेंड करता है। हैज टेकन फूड इन द मेस, मतलब कितना फूड वो मतलब मेस से लिया गया है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दो चीजें, एक आपका फिक्स प्राइस है, एक आपका क्या है नंबर ऑफ डे पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या प्राइस है। तो मतलब पर डे का प्राइस अलग आ जाएगी। तो कह रहा हुआ है स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर वो 20 डे के लिए लिया तो फिक्स प्राइस तो आपका एक्स रुपीज हो गया, और एक्स्ट्रा में उसने 20 डेज लिया तो इसका आपका अगर मैं आप एक्स ले लेते हैं, आपका फिक्स प्राइस मंथ का एक पार्ट जो आपका फिक्स है वो आपका एक्स रुपीज हो गया। अगर आप उसके बाद एक्स्ट्रा फूड लेते हैं तो उसका अगर वाई रुपीज पर डे पड़ता है तो आपका 20 डेज के लिए 20 वाई, और टोटल बोला हैज टू पे रुपीज 1000, तो उसने 1000 रुपीज पे किया। फिर एज हॉस्टल चार्जेस वेयर एज स्टूडेंट भी, एक स्टूडेंट भी है वो टैक्स फूड फॉर 26 डेज पेड रुपीज 1180 रुपीज। एक स्टूडेंट जो आपका वो है आपका 26 रुपीज मतलब 26 दे लिया तो उसने 1110 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो फिक्स चार्जेस और फूड पर डे के लिए कितना प्राइस लगता है वो देखना। तो देखना आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 का 1 में लिखेंगे लेट फिक्स चार्जेस फॉर हॉस्टल बी रुपीज एक्स एंड each day and price of ऐसे लिखेंगे and charge of each day in extra day case, ऐसे लिख सकते हैं in extra day case। अगर आप इन एक्स्ट्रा फूड केस लिख सकते हैं, फूड केस। तो इस केस में आपका क्या है, तो इसमें जो है ना आपका ये वाई रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, इसमें बोल दिया कि फिक्स प्राइस तो आपका लगेगा ही जो लग रहा है, और उसमें जितना दे आप एक्स्ट्रा फूड लेते हैं उसके आपका वाई रुपीज पर डे के अलग से लग जाएगा। तो उसने 20 एक आपका स्टूडेंट ए है जो कि 20 डेज दिया, तो इसको आप कर सकते हैं कि 20 वाई लगेगा, और उसने टोटल पेमेंट जो किया आपका रुपीज 1000 किया, तो ये आपका 1000 आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और अगर मैं पार्ट ऑफ बी से चलो तो यहाँ पे x प्लस 26 वाई हो जाएगा, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा फॉर 26 वाई डिटेल दिया, तो इसलिए मैं 26 वाई लिख दिया, और ये आपका टोटल पेमेंट जो किया वो 1180 किया। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब मैं इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा इधर, तो ये आपका माइनस आपका माइनस, यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए, ये आपका -6 वाई हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा बाहर में निकाल के कीजिएगा, हम डाल यहीं पे कर लिए। ये आपका -180 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो वाई बराबर आपको कितना आ जाएगा 30 रुपीज आ जाएगा। ये आपका 30 रुपीज क्या हो गया वाई, ये आपका वाई जो हो गया आपका, ये आपका एक्स्ट्रा चार्ज हो गया पर डे का। अगर आपका वाई का वैल्यू 30 है, आप लोग मैं देखिए मैं यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व कर दिया। आप लोग चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे इजीली था इसलिए मैं इसके ये मेथड इजी था इसलिए मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। देखिएगा अब इसके बाद आके आप ऑलरेडी जानते हो x प्लस 20 वाई बराबर आपका दिया है 1000, और आपने y बराबर आपने क्या पुट किया 30 पुट कर दिया, तो x प्लस 600 इज इक्वल टू आपका आ गया 1000। सो आप x बराबर इजीली बोल सकते हो 400। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो फिक्स्ड प्राइस था हॉस्टल का एक पर डे का वो आपका 400 था, और आपका एक्स्ट्रा चार्ज जो था पर डे का वो आपका 30 रुपीज था। अगर आप लेते हैं एक्स्ट्रा फूड तो ये आपका आ गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर ये 4 का 1 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने 4 का 1 कर लिया तो अपने लिख सकते हैं सो फिक्स चार्ज यहाँ पे लिख सकते हैं, सो फिक्स चार्ज भी रुपीज कितना है 400, और आपका जो है पर डे चार्ज है, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज जो आ गया आपका कितना 30। ठीक, ये आपका इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा है। चलिए अगर आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 का 1 समझ लिया तो मैं 4 का 2 की तरफ चलूं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस काफी ही रहे हैं, बस थोड़ा सा क्या है कि आपको उसके जो फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना उस पे आपको थोड़ा सा पकड़ होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं। 2 नंबर में बोल रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। सबसे पहले यहां पर फ्रैक्शन की बात कर मैं कहूंगा लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी x अपॉन y। मैंने मान लिया कि आपका x अपॉन y जो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूं तो यहाँ पे बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। दैट मींस अगर मैं x अपॉन y में x से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आपका बन गया 1/3।
दैट इंप्लाइज दैट इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, सो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिला 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 व्हिच रिप्रेजेंट्स इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गया। चलिए फिर मैं सेकंड पार्ट में कर रहा हूं, इसमें बोल रहा इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो इसमें बोल सकता हूं कि अगर आपका x अपॉन y, इसमें अगर मैं 8 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में, तो आपका ये 1/4 आ गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, ये आ गया। मैं डायरेक्ट कर दिया, ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। तो कुल मिलाकर के आपका इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिल गया। तो पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसकी कहानी यही तो खत्म हो रही है। और ये आपको माइनस एक्स बराबर माइनस 5, तो माइनस माइनस 10 से तो एक्स बराबर आपकी क्या रही 5। अगर आपने यहाँ पे x बराबर 5 अप्लाई किया तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 5। अगर मैं x इक्वल टू 5 पुट किया तो यहाँ पे मुझे मिलेगी 3 into 5 माइनस y इज इक्वल टू 3। सो आपका y बराबर आ जाएगा 12। तो आपने यहाँ पे क्या ऑप्शन कर लिया, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 12 बी द मतलब वैल्यू ऑफ x और y। ये आपका x और y का वैल्यू निकल गया। सो आपका फाइनली बोल सकते हो कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो आपका आ जाएगा x अपॉन y दैट विल बी 5/12। तो इस तरह से हम लोगों ने 5/12 निकाल दिया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो इसका जो आपका कारण कि मेरा ट्रू है कि नहीं, यहाँ पे कर सकते हैं कि आपका 5/12 है ना। अब इसमें जैसे बोल रहा है कि अगर आप इसको न्यूमरेटर में होगा सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो तो करके क्या मिल रहा है 1/3, दैट मींस सही है। फिर आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि जैसे आपका 5/12 है ना, आप अगर 8 ऐड कर दिए तो आपका क्या होगा 5/20। ये आपका 1/4 देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 1/4 आएगा। तो इसका मतलब है कि मेरा करेक्ट आंसर, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप खुद से भी चेक कर सकते हो। एग्जामिनेशन में हम लोगों ने जब क्लास 10 एक बार एग्जाम दिया था तो उस टाइम में हम लोगों ने क्या किया था कि सारे क्वेश्चंस जो थे ना खुद से बना करके, इतना मेरे पास टाइम बचे थे कि सारे क्वेश्चंस को खुद से एक बार चेक कर लिए थे। तो आप लोग भी कर सकते हो आराम से। चलिए इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस जो एक लड़का है वो आपका क्लास टेस्ट में उसने 40 मार्क्स स्कोर किया। कैसे स्कोर किया वो देखना आगे करा। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो 4 नंबर सही में लाता है तो मतलब सही क्वेश्चंस में लाता है और सही क्वेश्चन अगर बनाता है तो उसको 3 नंबर मिलेगा। अगर गलत नंबर क्वेश्चन बनाता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर बोला मतलब 1 नंबर कट कर लेता पर क्वेश्चन। फिर बोला हैड 4 मार्क्स अवॉइडेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स मीन डेडिकेटेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर देन यू वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। अगर कहता है कि अगर ऐसा होता है कि उसको 4 मार्क्स मिलता करेक्ट के लिए और अगर इनकरेक्ट कोई क्वेश्चन बनाता तो उसके लिए 2 मार्क्स उसको डिडक्ट कर दिया जाता, मतलब काट लिया जाता। तो उसके उसको टोटल मार्क्स जो मिलता ना वो 50 मार्क्स बोला। तो बताना कि हमारे क्वेश्चन बैठ दे इन टेस्ट। तो टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे तो देखना क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग लिखेंगे पहले लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय यस is equal to x and number of incorrect questions solved by yes is equal to rupees y। ये मुझे आ गया। अब ये आ गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूं देखना आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि पहला पार्ट में बोला कि अगर वो राइट बनाता तो आपको 3 नंबर मिलता और गलत बनाता तो 1 नंबर काट ले देता है। तो 3 नंबर अगर पर क्वेश्चन मिलता तो यहाँ पे x क्वेश्चन जो है रुपीज लिखा गया सॉरी। अगर x क्वेश्चन उसने सही बनाया तो 3x मिलेगा। अब उसने y क्वेश्चन अगर गलत बना दिया तो 1 नंबर अगर तो फर्स्ट कंडीशन है तो मैं y सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये आपका टोटल मार्क्स जो पॉजिटिव में मिल रहा है ये आपका नेगेटिव में मिलेगा क्योंकि ये आपका मार्क्स कट रहा है। तो टोटल मिल रहा है 74। दैट विल बी द इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका 74 है। फिर इसके बाद बोला है सॉरी 74 में 40 मार्क्स है 40 मार्क्स। फिर बोल रहा है अगर ये करेक्ट मतलब उतना ही करेक्ट रहता है इनकरेक्ट उतना, अगर 4 नंबर आपका करेक्ट के लिए मिलता और 2 नंबर इनकरेक्ट के लिए मिलता तो उसको 50 मार्क्स मिलता है। ये आपका इक्वेशन सेकंड। लेकिन इसको इक्वेशन सेकंड करने से पहले मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं और ये आपका कितना आ गया ये 25 आ गया। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट ये आपका इक्वेशन सेकंड। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका पहला इक्वेशन 3x - y = 40 और दूसरा इक्वेशन 2x - y
इज इक्वल टू 25, यही ना। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो दोनों की कहानी खत्म। x बराबर आपके कितने आ जाएंगे 15। सो अगर x बराबर 15 हुआ आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड वी गेट 3x, दैट मींस आपका 3x माइनस y इज इक्वल टू 40। अगर मैं x का वैल्यू 15 पुट कर दिया तो 3 into 15 माइनस y इज इक्वल टू 40। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो आप यहां से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन कितना हो गया 15 हो गया और इनकरेक्ट क्वेश्चन 5 हो गया। तो उसको आप बोल सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन बराबर क्या होगा, टोटल करेक्ट क्वेश्चन प्लस टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 15 प्लस 5 दैट विल बी 20। तो यही प्रोसीजर है, क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी। कहीं कहीं अगर आपका छोटा मोटा कहीं कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो तो आप लोग करेक्ट कर लोगे, बट बहुत कम पॉसिबिलिटी, फिर भी क्लास कंटिन्यू से चलता है, कभी कभी हो सकती है मिस्टेक्स। कंसेप्ट पे ध्यान देखिए, ध्यान दे, प्रोसीजर पे ध्यान देखेंगे, और ये सब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे मत ध्यान दें, कहीं छोटी बहुत अगर गलतियां हो तो अपना करेक्ट कर लेंगे। चलिए, तो मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर चलता हूँ थर्ड हो गया। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, करा places A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway, one car starts from A and another from B at the same time। देखिएगा ध्यान से, तो ये आपका एक पोजीशन A है, एक पोजीशन B है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 100 किलोमीटर है। कितना 100 किलोमीटर। अब करा places A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway, one car starts from A and another from B at the same time। दोनों एक ही टाइम स्टार्ट होता। If the car travels in the same direction at different speeds, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या इधर ले उधर ले, जिधर मानो ले। अब करा डिफरेंट स्पीड बट स्पीड अलग अलग है। दे मीट इन 5 आवर्स, दोनों का दोनों जो मिलता है ना वो 5 आवर्स में मिल जाता है। डेफिनेटली रूप से आप बोल सकते हो कि एक की स्पीड ज्यादा होगा, इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक की स्पीड क्या होगा बी से ज्यादा होगा, अगर इस डायरेक्शन में जाता तो बी की स्पीड इससे ज्यादा होगा, तब तो एक दूसरे को मिलता नहीं। तो अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट हो दोनों का या एक का कम हो तो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिल सकता ना, अगर इस डायरेक्शन में जाए इस डायरेक्शन में जाए। चलिए, दे मीट इन 5 आवर्स, दोनों 5 आवर्स में मिलता है। इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, अगर दोनों एक डायरेक्शन में चलता है तो देखना उसको पहले। सबसे पहले क्या है कि इस सवाल को आप लोग को कैसे बनाना वो देखना, आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना है। अगर मैं मान लिया कि इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे आकर के मिल गया, इस पॉइंट पे आकर के मिल गया, तो इस पॉइंट पे आकर के मिल गया, तो मान लिया कि यहां से इसकी डिस्टेंस वन आपका x किलोमीटर है। देखिएगा, तो हम लोग लिखते हैं लेट बोथ कार मूव्स इन डायरेक्शन AB। अगर वो AB के डायरेक्शन में मूव करता है, अगर AB के डायरेक्शन में मूव करता है एंड दे मीट फ्रॉम B ऐसे लिखिए, एंड दे मीट एट C, एक पॉइंट C पे मिलता है, विच इज प्लेस्ड एट x किलोमीटर फ्रॉम B, जो B से आपका x किलोमीटर डिस्टेंस पे है। इसके बाद ये आपका आ गया, तो यहां पे क्या सवाल उठता है कि देखिएगा, अगर ये x किलोमीटर पे मतलब मिलता है तो अब जो है आपका, अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखना, तो इसमें पूछ क्या रहा है, अच्छा व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, दोनों का स्पीड पूछ रहा है ना। अच्छा वो बात तो बाद की बात है, दोनों का कार का स्पीड क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। देखिएगा, तो ऐसा करते हैं, ये आपका आ गया एट x किलोमीटर तक, तो आप ये डिस्टेंस को मत मानिए, पॉइंट को मान करके विच इज प्लेस्ड एट x किलोमीटर फ्रॉम B, ये मत मानिए। तो यहाँ पे लिखते मीट एट C, दोनों क्या हुआ C पे मिल गया। अब मैं मानता हूं इस डिस्टेंस को मत मानिए, इस डिस्टेंस को मत मानिए। अब मैं क्या करूंगा देखना, नाउ
यहां से मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से आप लोग देखना, एट सी, इसके बाद लिखना स्पीड ऑफ कार ए। अगर मैं पहले कार की बात किया जाए, फर्स्ट कार लिख सकते हैं, क्या लिखे, x किलोमीटर अगर मैं पर आवर मान लिया, अगर मैं x किलोमीटर पर आवर मान लिया, और आपका दूसरा जो पार्ट है स्पीड ऑफ कार बी, अगर मैं इसको y किलोमीटर पर आवर मान लिया, क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं कि ये x और y मान लिया। और यहां पे क्या है, ध्यान से आप लोग देखना कि सवाल में बोल रहा है कि दोनों इस सी पे मिल रहा है, पहला केस में, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों जब यहां सी पे मिल रहा है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस मुझे 100 किलोमीटर मालूम है। अगर ये यहां से यहां तक, तो आपको कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एसी, ये एसी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, बीसी। बट टाइम तो सेम लेगा, तो टाइम अगर सेम लेगा, तो आपका स्पीड अगर मालूम, एक्स और वाई मालूम है, तो आप टाइम तो आराम से लिख सकते हैं। तो यहां से आप बोल सकते हो कि अगर ये सी पे मिल जाता है, अगर ये सी पे मिल जाता है, तो आपका यहाँ पे सवाल में क्या बोला कि placed A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another car B at the same time. If the car travels in same direction at different speeds, they meet in 5 hours. तो दोनों 5 hours में मिल जाते हैं, दोनों 5 hours में मिल जाते हैं। तो जब 5 hours में मिल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बोल सकते हो कि they meet at sea in 5 hours। अगर ये 5 hours में मिल जाता है, तो दोनों 5 hours में मिलता है, तो इसका मतलब कार ए के लिए यहां से यहां तक जो जाने में, मतलब यहां से यहां तक जो जाने में टाइम लगा वो 5 hours लगा, और इसको भी आपका कितना लग गया, 5 hours लग गया। और टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो टोटल डिस्टेंस आपका ए के द्वारा कितना ट्रेवल किया गया, इसके सामने में तो स्पीड ऑफ कार इसको x किलोमीटर एंड ट्रेवल्ड डिस्टेंस लिख सकते हैं, ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना आ गया, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, इसको ये चीज लिख सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात किया, तो ये आपका क्या होगा, ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो होगी आपका, ये आपका आ जाएगा बीसी, क्या देगा। अब देखना, तो इसका अगर मैंने मान लिया कि ये तो आपका 5 hours है, तो कार एक के लिए जो टाइम लगा, वो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहां पे बोल सकते हो ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट मेरा क्या है, बीसी, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि बीसी डिवाइडेड बाई ये आपका है हुआ। अब देखिएगा, ए बी प्लस बीसी की अगर मैं बात करूं, ये आपका आगे। अब अगर मैं ए बी प्लस बीसी की बात किया, तो देखना दैट इंप्लाइज दैट, यहां से बोल सकते हैं ए बी का वैल्यू आपका कितना है 100 प्लस बीसी डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू बीसी डिवाइडेड बाई वाई, ये आ गया। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ये चीज आपको एक पहला इक्वेशन में मिल गया, चलिए इसको आप यहीं पे छोड़ दें। यहां पे जब ये मिल गया, तो ये आपका यहां तक तो क्लियर हो गया। अब ये जो चीज आपको दिया हुआ है, ये आपका क्या, ये आपने अभी क्या निकाला, टाइम निकाला, और आपको ये चीज दिया हुआ भी है कितना, 5, कितना दिया हुआ 5। तो यहां से बोल सकते हो, सो बीसी बराबर आपका क्या हो गया 5 हुआ है पहला केस में, और इस केस में आपका बीसी बराबर क्या हो गया 5x माइनस 100, ये चीज आ गया। पहला केस में बीसी बराबर आपका कितना निकल गया 5y, और सेकंड केस में आपका बीसी बराबर क्या होगा 5x माइनस 100, ये निकल गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से क्लियर बोल सकते हैं कि दोनों का दोनों क्या है, बीसी है, और दोनों का दोनों बीसी है, इसको मैं हटा लूं। अगर दोनों का दोनों बीसी है, इसका मतलब दोनों सेम है, तो यहां से बोल सकता हूं 5y इज इक्वल टू 5x माइनस 100, और सबको मैं अगर राइट ले आऊं, इसको मैं लेफ्ट में कर दूं, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 100 आराम से बोल सकता हूं। सॉरी 100 का 220 आ जाएगी, 5 से डिवाइड कर, इसको इधर कर लिया, तो x माइनस 5 इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, तो x माइनस 5 बराबर 20। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आगे आप देखिए, अब फिर क्या बोला है, ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को आप लोग याद रखें, x माइनस 5 बराबर 20। चलिए अब इसको मैं मिटा लेता हूं फिर से शुरू से। ये x है, आप लोग याद रखेंगे कि x किसकी स्पीड है, y किसकी स्पीड है, और इस इक्वेशन को याद रखना, x माइनस 5 बराबर 20। ये आपका सेकंड मतलब फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखिए, अब यहां पे फिर बोल रहा है
कि इफ दे कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करता है, दे मीट इन 1 आवर। तो इसका मतलब अगर ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इधर आ जाएगा। तो लिखेंगे इफ, यहां से लिखेंगे इफ बोथ कार मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन इन अपोजिट टू ईच अदर, इन अपोजिट टू ईच अदर। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट में मूव करता है तो इस केस में एंड दे मीट एट, मान लिया कि ये आपका डी पे मीट करता है। अगर डी पे मीट करता है एंड दे मीट एट डी, तो अगर ये डी पे मीट करता है तो आप यहां से बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल सकता हूं कि आपका एडी के द्वारा, मतलब कि ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय ए, यहां पे लिख सकते हैं ट्रेवल्ड इन दिस केस, यानी कि इन दिस केस ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय ए इज इक्वल टू क्या होगा एडी, एंड ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय बी, ये क्या होगा आपका, ये आपका AB माइनस एडी। तो AB मेरा क्या है 100 माइनस एडी क्या है 80 रहने देते। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रही है ना। अब क्या है कि जब ये दोनों एक एक घंटा ये भी चला, एक एक घंटा ये भी चला, तो टाइमिंग तो फिक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल सकता हूं कि टाइमिंग जब फिक्स है और स्पीड मैंने एक्स एंड वाई मान लिया, तो आप कर सकते हो कि फॉर ए आपका टाइमिंग क्या होगी, डिस्टेंस दैट मींस एडी डिवाइडेड बाय एक्स, आपका इसकी स्पीड है इज इक्वल टू 100 माइनस एडी डिवाइडेड बाय वाई इसकी स्पीड है। इसने कितना टाइम लिया 1 आवर टाइम लिया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं सो एडी बराबर एक्स, और यहां से मैं एडी बराबर क्या बोल सकता हूं 100 माइनस वाई, ये मेरे आ गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं सो एक्स बराबर क्या होगा 100 माइनस वाई, सो आपका एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया 100। तो यहां से मुझे क्या मिला एक्स प्लस वाई बराबर 100। तो देखिए थोड़ा सा इक्वेशन को फॉर्म करना थोड़ा सा आप लोग के लिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो कई बहुत दिनों से क्लास 10 को पढ़ाना ही छूट गया, 4-5 साल के बाद में पढ़ा रहा क्लास 10 की पार्टिकुलरली। ठीक, तो देखिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 400 के आसपास हो गया, क्योंकि मैं जब 10th में था तभी 10th को पढ़ा हुआ था, उसके बाद 11th में जब से मैं आया उसके बाद 10th को पढ़ाना छोड़ ही दिया। एक्स प्लस वाई बराबर 100 आ गया। तो ऑलरेडी मुझे एक्स माइनस वाई बराबर आपका एक निकला था पॉइंट किया, और आपका दूसरा इक्वेशन एक्स प्लस वाई बराबर कितना निकल गया 100। दोनों को अगर मैं ऐड कर दिया तो 2x बराबर कितना आ गया 120। सो आपका x बराबर 60 एंड y बराबर आपको कितना आ जाएगा 40। आराम से पुट कर दोगे x का वैल्यू। अब ये सवाल में पूछ रहा था कि दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। तो दोनों का स्पीड आप बोल सकते हो। ये आपका फर्स्ट कार का हो गया, फर्स्ट कार स्पीड यहां देख सकते हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ये आपका हो गया स्पीड ऑफ सेकंड। तो सवाल में कुछ था नहीं, बस यही था कि आपका इक्वेशन का फॉर्मेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लग रहा होगा। चलिए, तो इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 का जो है कहानी मैंने खत्म कर दिया। चलिए, अगर इस सवाल को समझ गए तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 5 का कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ये भी सवाल ही है, बस आप लोग ध्यान रखिए। देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट द लेंथ ऑफ, यहां पे क्या दिया हुआ रेक्टेंगल, तो यहां पे लिखेगा द लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट। अगर मैं स्टार्टिंग में मान लिया कि आपका x यूनिट है एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल जो आपका y यूनिट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ध्यान से पहले, तो इस केस में आप कह सकते हैं एरिया बराबर क्या होगा xy यूनिट स्क्वायर यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो देखना कह रहा है, सवाल ध्यान से देखना आप लोग, कह रहा है एक पिच लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। इसका मतलब लेंथ जो आपका 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दे। फिर बोल रहा एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स इफ, तो उस केस में कहा था कि सॉरी फिर से पढ़ेगा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। 9 घट जाता है, मतलब ये xy है ना, तो ये आपका xy माइनस 9 हो जाएगा, घट के इतना हो जाएगा। अगर आप लेंथ को 5 यूनिट कम कर देते हैं और इसके ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं तो इसकी एरिया इतना हो जाएगी। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे, सॉरी y होगा
अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9, xy कैंसिल हो गया, सो 3x माइनस 5y ये आपका उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एंड अगर मैं सेकंड पार्ट की तरफ चला तो फिर बोल रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, इसका मतलब आप अगर x प्लस 3 ली तो एंड breadth by 2 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, और इसकी breadth को अगर आप 2 units से increase कर देते हो तो area be increased by 67 square units. तो इसका बोल रहा है कि आपका xy जो होगा ना आपका वो 67 से increase कर जाएगा। तो यहाँ पे बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर लो, देख लो यहाँ से क्या बोल सकते हो हमसे, नीचे आप लोग को दिख रही है, चलिए देख सकते हैं xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 और 6 उधर चला जाएगा तो 61 आएगा, xy आपका यहाँ पे आ जाएगा 61 होगा, यहाँ पे जो 6 आएगा उसको मैं डायरेक्ट उधर कर दिया, ये दोनों कैंसिल, सो यहाँ पे आपका इक्वेशन सेकंड क्या मिल गया, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 विद द इक्वेशन सेकंड, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, तो मैं करता हूँ इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। चलिए इसको मैं ऊपर से मिटा लूं, एकदम इजी है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो आपका 6x माइनस 10y इज इक्वल टू आपका 12। इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इसमें कर देता हूँ इसको माइनस 3 इंटू इक्वेशन सेकेंड, ये आपका 6x और ये आपका 3 3 9y इज इक्वल टू 3 6 3 18। अब यहाँ पे ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये खत्म, ये माइनस होगा, ये आपका कितना आएगा माइनस 19y, और ये आपका 3 में से 2 गया तो कितना हो गया 1, 8 में से 1 गया 7, और ये आपका 1 आ जाएगी। सो आप यहाँ से कर सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सो y बराबर आपका क्या देगा 9। अगर y का वैल्यू 9 है तो ऑलरेडी आप जानते हैं क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अगर आप y का वैल्यू 9 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 27 इज इक्वल टू 61, दैट इंप्लाइज दैट 2x बराबर इधर कर लिए, इसको राइट में कर लिए तो क्या होगा 34, सो x बराबर क्या देगा 17। तो इसका मतलब क्या होगा, x आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल था जो कि आपका 17 यूनिट आ जाएगा, और y जो था आपका ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल था जो कि आपका 9 यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, डायमेंशन फाइंड कर दिया। तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे, सो डायमेंशन भी लिखा 9/9 17/9। तो इस तरह से हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लिए। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीटली रूप से एक्सरसाइज ये 3.5 का डिस्कशन कर दिए। तो आप जो मुझे पार्टिकुलरली एक्सरसाइज 5 का डिस्कशन कर दिए, तो अब इसके बाद जो है ना मुझे कुछ ज्यादा आपको अगले टॉपिक में मिलेगा नहीं। अब जो हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो लीनियर इक्वेशन इन अप टू वेरिएबल। वो क्या है कि वास्तव में कुछ है नहीं, वो एक न्यू टॉपिक टाइप का बना दिया। होता क्या है कि बहुत सारे आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है ना, वो आपको दिखेगा ना कि वास्तव में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसको रिड्यूस करने के बाद आपको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देगा। तो उसी के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करना है। उसके बाद आपका एक ऑप्शनल टॉपिक आता है, और इसी के बाद आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों के साथ क्या किया कि सबसे पहले पूरा का पूरा जो था आपका 3.4 के बाद 3.5 का डिस्कस कर लिया। तो आप इस टॉपिक में जो आपका मेन रूप से पॉइंट्स है वो आपका 2 तरह के क्वेश्चन आपका हो गया। एक आपका वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने कोई बहुत बड़ी मायने नहीं है। मैंने आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नेचर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड, और ये कई बार कंपटीशन में हर कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर भी फोकस करते हुए आगे पढ़ाई करें। ठीक, तो वो आपका है नेचर ऑफ सॉल्यूशन में कब आपका इनफिनिटली माइनस सॉल्यूशन होगा, कब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। चलिए फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले क्लास में, 3.6 का डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।